नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की बड़ी हेडलाइन से। सूचना मंत्री बोले, व्हाट्सएप यूजर्स को डरने की जरूरत नहीं, निष्ठा के आधार पर होगा सम्मान। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार नए सोशल मीडिया रूल्स को लेकर सरकार और व्हाट्सएप के बीच तकरार चल रही है। सरकार ने नए डिजिटल नियमों का बचाव करते हुए कहा कि वह निष्ठा के अधिकार का सम्मान करती है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि व्हाट्सएप जैसे संदेश मंचों को नए IT नियमों के तहत चिन्हित संदेशों के मूल स्रोत की जानकारी देने को कहना निष्ठा का उल्लंघन नहीं है। व्हाट्सएप ने सरकार के नए डिजिटल नियमों को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। व्हाट्सएप का कहना है कि कूट संदेशों तक की पहुंच उपलब्ध कराने से निष्ठा का बचाव कवर टूट जाएगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि भारत ने जिन भी उपायों का प्रस्ताव किया है उसमें व्हाट्सएप का सामान्य कामकाज प्रभावित नहीं होगा, साथ ही इससे आम प्रयोगकर्ता पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चक्रवात यास को लेकर पीएम मोदी ने उड़ीसा, बंगाल और झारखंड को 1000 करोड़ रुपए की दी सौगात। WNS कोलकाता से मिली रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चक्रवात यास से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के प्रभावित इलाकों का दौरा किया और दोनों राज्यों में इससे हुए नुकसान की समीक्षा के बाद 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। साथ ही उन्होंने इस चक्रवात से देश के विभिन्न हिस्सों में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए के मुआवजे की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने चक्रवात यास से प्रभावित उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के इलाकों का शुक्रवार को दौरा किया और फिर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद वित्तीय सहायता की घोषणा की। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि उड़ीसा को तत्काल 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। शेष 500 करोड़ रुपए की घोषणा पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए की गई है, जिसे नुकसान के आधार पर जारी किया जाएगा। दिल्ली को अनलॉक करने की तैयारी, 31 मई से शुरू होगा कंस्ट्रक्शन और खुलेंगी फैक्ट्रियां। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली ने कुछ हद तक कोविड-19 की दूसरी लहर पर नियंत्रण पा लिया है और शहर अब धीरे धीरे लॉकडाउन हटाने की प्रक्रिया को शुरू करेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि वायरस के खिलाफ जंग अभी समाप्त नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की शुक्रवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कि लॉकडाउन धीरे धीरे हटाया जाएगा। इस प्रक्रिया में निचले वर्ग, दिहाड़ी मजदूर, श्रमिकों, प्रवासी कामगारों का सबसे पहले ध्यान रखना होगा। केजरीवाल ने कहा कि फैसला किया गया है कि कारखानों को खोला जाएगा और निर्माण गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी। वहीं सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश में भी 1 जून से छूट मिलने की संभावित खबर है। वित्त मंत्री का ऐलान, ब्लैक फंगस की दवा और कोविड से जुड़ी राहत सामग्री पर नहीं देना होगा टैक्स। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक GST परिषद की शुक्रवार को करीब 8 महीने बाद बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। GST परिषद ने विदेशों से आयात होने वाले कोविड-19 से जुड़ी मुफ्त सामग्री पर IGST हटाने का फैसला किया है। इसके अलावा GST परिषद ने ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल दवा के आयात को IGST से छूट देने का निर्णय किया है। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों को GST से होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र 1.58 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेगा। Late fee amnesty related matters have also been decided upon. So, in order to provide relief to the small taxpayers, an amnesty scheme has been recommended for reducing the late fee payable in these cases. So, a large number of taxpayers will benefit from it because our rough assessment is about 89% of the GST paying or 89% of the GST taxpayers constitute small taxpayers. So, taxpayers can now file their pending returns and avail the benefit of this amnesty scheme with reduced late fees. Late fees have also been rationalized so that it's not too high for some and too low, and also
the issue of providing a long-term relief. So the rationalized late fee and the decision to reduce maximum amount of late fee for small taxpayers will come into effect for the future tax periods. उन्होंने कहा कि राज्यों को 2022 से आगे मुआवजे के भुगतान पर विचार के लिए जीएसटी परिषद विशेष सत्र का आयोजन करेगी। अब बच्चों को भी दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। पटना एम्स में ट्रायल के लिए शुक्रवार से हुआ रजिस्ट्रेशन शुरू। WNS पटना से मिली रिपोर्ट के मुताबिक देश में अब तक सिर्फ 18 वर्ष से अधिक के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अब बच्चों पर भी कोवैक्सीन ट्रायल होगा। दरअसल बिहार के पटना एम्स में शुक्रवार से बच्चों पर कोरोना के टीके का ट्रायल शुरू हो गया है। यह ट्रायल 2 से 18 साल तक के बच्चों पर किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 3 चरणों में हर तरह की जांच करने के बाद बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। सबसे पहले 2 से 18 वर्ष तक के बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। फिर कोरोना और एंटीबॉडी की जांच करने के बाद उन्हें वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। साथ ही एम्स प्रशासन ने राज्य के लोगों से अपील की है कि वह बच्चों को इस अभियान के ट्रायल में शामिल कराएं ताकि बच्चों के लिए वैक्सीन तैयार की जा सके। इसी के साथ आज की खबरों में बस यहीं तक। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज़ सर्विस। नमस्कार।